आज का विषय है कथा लेखन। प्रस्थान बिंदु के आधार पर कहानी लिखना। कथा का मतलब होता है कहानी। कथा जैसा कि हम जानते हैं कि कथा शब्द आते ही हमारे दिमाग में घूमता है शुक्रवार के दिन होने वाली संतोषी माता की कथा, सत्यनारायण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। और जब कहानी शब्द आता है तो हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है दादी की कहानी, नानी की कहानी। यहां पर है लेखन, परंतु कथा लिखी नहीं जाती, कथा कही जाती है, कहानी सुनी जाती है, कहानी सुनाई जाती है। सुनाई कब जाएगी, कहीं कब जाएगी? जब कहीं लिखी होगी। तो कैसे लिखी जाए कहानी? कुछ परंपरागत कहानियां हैं, उनसे हटकर के नई कहानियों का हम निर्माण कैसे करें, नई कथा की रचना हम कैसे करें, यह भी एक बहुत बड़ा विषय हमारे सामने उत्पन्न होता है। दादी नानी के मुख से सुनी हुई कई कहानियां, कई कथाएं ऐसे हैं जो काफी प्रचलित हैं। गांवों में रात्रि में हर चौपाल पर बड़े बुजुर्ग कहानी किस्से कहते हैं। उनके साथ के लोग बैठे हुए, पहले हुंकारे भरने की परंपरा थी। कहानी कहना मतलब हुंकारे भरना, यानी आप जाग रहे हैं, इस बात का संकेत है। पूरा का पूरा परिवार एक स्थान पर आराम से लेट जाता था। घर के बुजुर्ग, दादी नानी कहानियां कहा करती थी। कहानी जो है वो मनोरंजन का साधन है। हमारे देश में कहानी सुनने, पढ़ने, लिखने की एक लंबी परंपरा रही है, क्योंकि कहानी जो है वो मन को रमाती है, मन में अच्छा लगती है, मन को अच्छा लगती है कहानी। कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, कहानी मनोरंजक होती है। आज हर मोड़ का व्यक्ति कहानी सुनना व पढ़ना पसंद करता है। कभी हमारे कागज का विकास नहीं था, लिखने की परंपरा नहीं थी, भोज पत्रों पर लिखे जाते थे, काव्य लिखा जाता था, गद्य नहीं। गद्य तो काफी समय के बाद गद्य का विकास हुआ, जिसमें कहानी का विकास हुआ, कहानी लिखने की परंपरा आई। काव्य भी सुनाया जाता था। सारे धर्म ग्रंथ जो है, श्रीमद् भागवत है, वो काव्य के रूप में है। आपके वेद पुराण सब काव्य के रूप में है। रामचरितमानस आदि ये सब काव्य के रूप में। पहले कहानियां भी काव्य के रूप में लिखी जाती थी, धीरे धीरे गद्य का विकास हुआ, कहानी गद्य के रूप में लिखी जाने लगी। तो विषय ये आता है तो हम कहानी कैसे लिखें, कहानी को कलमबद्ध कैसे करें। तो उस कलमबद्ध करने के कई तरीके हमारे दिमाग में आए कि स्टार्टिंग में हम जब कहानी लिखना सीखेंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम अभ्यास जब करते हैं तो कुछ चित्र, उन चित्रों को हम देखते हैं और इन चित्रों को एक श्रृंखला में बांधने की कोशिश करते हैं। हमने एक चित्र देखा, एक नदी का तट है, नदी के तट पर एक व्यक्ति एक घड़े में पानी भर रहा है। दूसरा चित्र हम देखते हैं कि एक घोड़े पर एक राजा सवार होकर के जा रहा है। तीसरा चित्र हम देखते हैं घोड़े पर सवार राजा जंगल में शिकार करता है। चौथा चित्र हम देखते हैं कि शिकार करते हुए वो राजा का तीर उस नदी से जल भरने वाले को बेध देता है। अगले चित्र में वो शिकार करने वाला वहां आता है, बड़ा
अगला चित्र में हम देखते हैं कि जिसने उस जल लाने वाले को अपने तीर से शिकारी समझ करके, जानवर समझ करके मारा, वो उसके वृद्ध माता पिता के सम्मुख जाता। एक कहानी बन के आती है कि एक राजा था, वो शिकार के लिए जंगल में जा रहा था। उसी जंगल में श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ विश्राम कर रहे थे। उनके माता पिता को प्यास लगती है, वो नदी पर पानी लेने जाते हैं। श्रवण कुमार पानी घड़े में भरने की आवाज होती है, और वो राजा, अयोध्या के राजा दशरथ क्या समझते हैं कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उनको शब्दवेदी बाण छोड़ने की महारत हासिल है। वो शब्दवेदी बाण छोड़ते हैं और वो बाण सनसनाता हुआ उस श्रवण कुमार को जाकर के लगता है, जो कि माता पिता के लिए पानी लेके आए। श्रवण कुमार वहीं गिर जाते हैं। श्रवण कुमार वहीं गिर जाते हैं। अपने शिकार को लेने के लिए राजा दशरथ जब नदी के किनारे आते हैं तो वो एक श्रवण कुमार को देख करके पश्चाताप, वो कहते हैं ये आपने क्या किया? मेरे माता पिता पानी के लिए प्यासे हैं और मैं उनको पानी तक नहीं पिला पाया, और अपने प्राण को त्याग देते हैं। राजा दशरथ पानी लेकर के जाते हैं, उनके वृद्ध माता पिता को पानी पिलाते हैं और उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार देते हैं। उनके माता पिता विलाप करते हुए उनको श्राप देते हैं कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हमें जीवन त्यागना पड़ रहा है, आपको भी अपने पुत्र के वियोग में जीवन त्यागना पड़ेगा। ये इसकी कहानी बनती है चित्रों के आधार। कहानी के आधार पर कोई कहानी दे दी। अब इसी तरह ये कहानी आपने दशरथ की दे दी, इस तरह एक और अन्य कहानी आपको बनानी है। कोई और बना सकते हैं आप, दशरथ की जगह कोई और नाम रख दें। एक राजकुमार था, महेंद्र नाम था, वो शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा था। इस कहानी के आधार पर अब दूसरी कहानी को या अभ्यास, कोई आधी या अधूरी कहानी दे दी गई, उस आधी या अधूरी कहानी के आधार पर कहानी पूरी करें। एक व्यक्ति है, वो रात्रि के समय नगर में निकलता है और घरों में जाकर के वो खुली हुई खिड़कियों में से कुछ डाल देता है। बस ये कहानी आपको दे दी गई। अब आपको कल्पना के आधार पर इस कहानी को विस्तार देना है। अब आप दीजिए। वो डालने जाता है, अचानक राजा के पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया, ले जाकर के बंद कर दिया। ये दे सकते हैं विस्तार में। या सुबह जब लोग उठते हैं और अपने घरों में मूल्यवान वस्तुओं को गिफ्ट के रूप में देखते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, अंदर से दुआएं देते। ये कहानी को अब आप किस तरफ मोड़ दें, ये अब आपके ऊपर है। अधूरी कहानी दे दी गई, उस अधूरी कहानी के आधार पर इस कहानी को पूर्ण करना। अगला आता है बिंदु, प्रस्थान बिंदु यानी संकेत बिंदु के आधार पर आपको करना होगा। कुछ बिंदु आपके दिए होंगे कि इन बिंदुओं के आधार पर आपको कहानी लिखना है। जैसे इसमें यहां दिए हो दो कहानियों के बिंदु हमने यहां बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहली कहानी एक बूढ़ा किसान, ये बिंदु है प्रस्थान बिंदु। 5 पुत्र, लड़ना झगड़ना सीख के लिए 5 लकड़ियों का गट्ठर नहीं टूटा, एक एक लकड़ी टूट गई, एकता का महत्व, गलती का एहसास होना। ये कुछ बिंदु हमने दिए हैं। इस बिंदु के आधार पर कहानी को विस्तार देना है। तो देखिए, किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत बूढ़ा था, या
एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। यह अब आपके ऊपर है कहते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था, वो अत्यंत बूढ़ा था। उसके 5 पुत्र थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनके लड़ाई झगड़े से किसान बहुत परेशान था। वो उन्हें सीख देना चाहता था। सीख देने के लिए उसने 5 लकड़ियों का गट्ठर मंगाया और बारी बारी से अपने 5 पुत्रों को उसे तोड़ने के लिए दिया, परंतु वह गट्ठर उनसे नहीं टूटा। अंत में उसने उस गट्ठर को खोल करके उसमें से एक एक लकड़ी 5 को बांध दी और तोड़ने के लिए कहा। 5 ने उस लकड़ी को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। अकेली एक एक लकड़ी बड़ी आसानी से टूट गई। तब उसने उन बच्चों को एकता का महत्व समझाया कि देखिए, जब ये लकड़ियां 5 एक साथ थी, आपने पूरा जोर लगा लिया, आप इसको नहीं तोड़ पाए। जैसे ही ये गट्ठर से एक एक अलग अलग हो गए और आपने इसको बड़ी आसानी से तोड़ दिया। इसलिए मेरा संदेश ये है कि तुम 5 मिलजुल करके एक साथ रहें, एकता में बने रहें, जिससे कि हर समस्या का आप आसानी से सामना कर सकते। उन 5 किसान, बूढ़े किसान के पुत्र को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। इस कहानी से उन्हें एकता के महत्व की समझ आई कि एकता में शक्ति होती है। कहा गया है संगे शक्ति कलयुगे। ये इसकी कहानी का प्रस्थान बिंदु के आधार पर। दूसरी कहानी देखिए आप कैसे देखेंगे। घना जंगल, भयानक शेर, जानवरों को मार देना, जानवरों द्वारा सोचना, शेर के पास जाना, प्रार्थना करना, रोज एक जानवर भेजना, चतुर खरगोश की बारी आना, शेर के पास देर से पहुंचना, शेर का क्रोधित होना, दूसरे शेर के बारे में बताना, तलाश में जाना, कुएं में बताना, छाया देखना, वह गर्जना सुनना, दूसरा शेर समझकर कुएं में कूदना, मर जाना, जानवरों का खुश होना, ये बिंदु है। अब देखिए, एक जंगल था, बहुत घना था, या आप एक घना जंगल था। उसमें एक भयानक शेर रहता था। वो जब कभी उस जंगल में रहने वाले जानवरों को मार देता था। कुछ को मारता था, कुछ को खाता था। उस जंगल के अन्य जानवरों ने सोचा कि इस प्रकार से अगर ये शेर जानवरों को मारेगा तो हमारी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। उन्होंने विचार किया, उन्होंने सोचा कि हमें शेर के पास जाना चाहिए और इस विषय पर बात करनी चाहिए। वो शेर के पास गए, उन्होंने विचार किया, उन्होंने शेर से प्रार्थना की कि महोदय, हम आपकी क्षुधा पूर्ति के लिए यानी आपकी भूख मिटाने के लिए प्रतिदिन एक जानवर भेज दिया करेंगे। आप ये अनावश्यक अन्य जानवरों को जो मारते हैं वो मारना बंद कर दीजिए। हम आपको रोज भोजन के लिए ठीक 12 बजे एक जानवर प्रतिदिन भेज दिया करेंगे। तय हो गया, शेर मान गया। बारी बारी से एक एक जानवर जाने लगे। अचानक आज एक चतुर खरगोश की बारी आई। वो बहुत चालाक था चतुर। वो जानबूझकर शेर के पास विलंब से पहुंचा। 1 बजे का टाइम था।
भूख के मारे शेर व्याकुल हो रहा था, वो नहीं पहुंचा 1 बजे, 2 बजे तक, 2 बज गए, भूख के मारे शेर बुलाने लगा, देर से पहुंचा, शेर क्रोधित हो गया और जैसे ही खरगोश आया उसने झपट करके उसको पकड़ लिया और उस पर क्रोधित होने लगा। उसने बड़ी विनम्रता से उसको दूसरे शेर के बारे में बताया। उसने बड़ी विनम्रता से दूसरे शेर के बारे में बताया कि महाराज, मैं आपका शिकार लेकर के आपके लिए आ रहा था, शिकार के रूप में आ रहा था, दूसरा शेर मुझे रास्ते में मिल गया, उसने मुझे रोक लिया और कहने लगा कि मैं जंगल का शेर हूं, तू कहां जा रहा है? जैसे तैसे बच करके मैं उसके पास से आया। शेर और क्रोधित हो गया, कहने लगा बताओ कौन है ऐसा दूसरा? वो उसके साथ चल दिया, खरगोश उसको साथ लेके चल दिया। चलिए महाराज, मैं आपको मिलवाता हूं। एक कुएं के पास आ गया, कुएं के पास आकर के बताते यही शेर मिला था और मुझे लगता है वो इस कुएं में निवास करता है। बड़ी चालाकी से उसने उस कुएं के ऊपर शेर को ले गया। शेर ने कुएं में झांक करके देखा, उसकी प्रतिबिंब, उसकी छाया उस कुएं के पानी में दिखाई दी। खरगोश ने कहा देखिए महाराज कुएं। शेर वहां से धारा, कुएं में से उसकी धारने की आवाज लौट कर दिया, उसकी गर्जना लौट कर। शेर ने समझा कि वाकई कुएं के अंदर दूसरा शेर है, जिसकी छाया दिखाई दे रही है और उसकी आवाज। शेर के अंदर, कुएं के अंदर दूसरा शेर समझकर शेर कुएं में डूब गया और पानी में डूब करके मर गया। इस प्रकार इस खरगोश ने एक भयानक शेर का अंत कर दिया, जिसके कारण जंगल के जानवर अत्यधिक खुश हो गए और वो निश्चिंत होकर के उस जंगल में निवास करने लगे। शिक्षा क्या मिलती है इससे? कि बुद्धि बल, शारीरिक बल से बुद्धि बल अधिक बलशाली होता है। तो संकेत बिंदु के आधार पर इस प्रकार से 2 कहानियां हमने लिखने की कोशिश की। आप भी इसी तरह के संकेत बिंदुओं को विस्तार देकर के, संकेत बिंदु से कहानी लिखना बहुत सरल भी है और कठिन भी है। सरल इसलिए है कि संकेत बिंदु है, उनको हम जोड़ते हुए चले जाए, और कठिन इसलिए कि हमें उसी विषय वस्तु के चारों ओर घूमना है, अपनी कल्पना शक्ति को उस दिए गए बिंदुओं के चारों तरफ ही संकुचित करके रखना है। तो इस प्रकार से ये प्रस्थान बिंदु के आधार पर कथा लेखन में बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। थैंक यू।